क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 6 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये है पार्ट 1 जिसमें हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रियलाइजेशन से कि हमने अब तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और ना वो डाउट्स मुझे आप पूछ रहे थे, ना मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मैं तो ये चैप्टर का इंतज़ार कर रहा था। बट आपको तो डाउट पूछना चाहिए था ना कि सर जी ऐसा क्यों नहीं, या ये ऐसा ही क्यों। आपने कुछ भी नहीं पूछा। चलो मैं आपको एक और बार लास्ट चांस देता हूँ। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये पेन को मैंने नीचे रखा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये रेस्ट पर है, ठीक है। अब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये देखो ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है। तो इसको आप बखूबी जानते हो, सर जी हमने देखा है ये तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। इसलिए जब आपने ये पेन, ठीक है, ऐसा था, पेन तो फ्लैट था ना, ये जो पेन है इसको जब आपने ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स दिया, ठीक है, तो ये ऐसा ऊपर गया और फिर ग्रेविटी ने इसको वापस नीचे खींच लिया। या आपने फोर्स दिया F और ये ग्रेविटी का कैपिटल F, ऐसे आप डायग्राम्स बनाते थे। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। पता है क्यों? देखो वापस से, लास्ट चांस। पेन नीचे रखा है, उठाया, टॉस किया और ये नीचे आ गया, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि पेन जो है ऐसा सीधा ऊपर नहीं आता, हल्का यहाँ पर टिल्ट हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा घूमता भी है। क्या वो चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन की? रोटेट भी हो रहा है पेन, हल्का सा यहाँ पर टिल्ट भी हो रहा है। नहीं सर जी, हमने तो ये सब मेंशन नहीं किया। यही आपकी गलती है। आप ये डायग्राम्स को कैसे देखते हो? आप देखते हो कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट एकदम आइडियल बालक है, आपके पेरेंट्स जैसे चाहते हैं हमारा बच्चा सीधा सीधा घर से स्कूल जाता है, ठीक है, फिर स्कूल हो जाने के बाद सीधा सीधा घर आता है। ये आइडियल आपने पकड़ लिया और आपने प्रैक्टिकल देखा ही नहीं। आपका बालक तो टेढ़े रास्ते पर चलता है, आपका बच्चा तो टेढ़ी हरकतें करता है, घूमता है लट्टू की तरह लड़कियों के आगे पीछे। ये तो आपने देखा ही नहीं, ना रोटेशन देखा, ना ये सारी चीज़ देखी। आप तो बस आइडियल खेल रहे थे। ये हमने अब तक सारे चैप्टर्स में किया है, बट अब से हम ये नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे कि हमारा डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट की तरह नहीं है, वो एक बॉडी की तरह है। देखो, क्या ये पॉइंट है? क्या नहीं, ये एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल करके ये बना हुआ पेन है, जिसमें हम देख भी पा रहे हैं कि ये पेन यूनिफॉर्म थोड़ी ना है। इस पर कैप लगा है तो यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल है, बाकियों में थोड़े कम है, हाँ कि ना? तो कोई भी चीज़ आप ले लो ना, आप अगर मोबाइल भी लेते हो तो नीचे जहाँ पर बैटरी है वहाँ पर हैवी फील होता है, ऊपर हल्का फील होता है कि नहीं होता है? आप देखो, तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर आप कह सकते हो दैट मोबाइल जो है वो पॉइंट नहीं है, वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। अब समझे क्यों चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, वो कैसी है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी हुई, ढेरों पार्टिकल से बनी हुई, एक पार्टिकल से बनी हुई नहीं, राइट। जैसे हम अक्सर प्रीवियस चैप्टर्स में कंसिडर किया करते थे कि हमारा जो क्रिकेट बॉल है वो एक पार्टिकल है, और ना वो रोटेट हो रहा है, ना वो शेप चेंज कर रहा है, ना वो बिगड़ रहा है ना, सब एकदम आइडियल तरीके से चल रहा है, एक ही वेलोसिटी है, एक ही एक्सेलरेशन है, और ऐसे हम मानते थे, राइट। तो कितने बेवकूफ़ थे हम। अभी हंसी आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, तो वो हंसी आनी भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है और फिर धीरे धीरे हमें दुनियादारी समझती है। तो अभी वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि दुनियादारी जो है वो कैसी है। पॉइंट मास वर्सेस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पॉइंट मास आइडियल कंडीशन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। तो चलिए मैं एक एक करके पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आते हैं पॉइंट मास पर। मैंने कहा था एक पार्टिकल, तो कैसा हुआ? एक टाइनी ऑब्जेक्ट हुआ जिसके पास मास तो है, तभी तो हम कहते थे ना बॉल का फोर्स ग्रेविटेशनल कितना है, वो है F=mg, तो हम ऐसे कंसीडर करते थे। तो उसके पास मास तो है, बट एक्चुअली उसके पास कोई साइज और शेप नहीं है, राइट। हम
इसलिए जब बॉल ऐसे फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो रहा है, बट वो रोटेशन हो रहा है उसका तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो जब हवा में घूम रही है तो हर एक पॉइंट पर, बॉल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है, क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें दे रहा है, राइट। तो हमने कभी कंसिडर किया ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट मास हमारा कैसा था, एक टाइनी ऑब्जेक्ट था, मास था, बाकी चीज़ें उसके पास नहीं थी, ना रोटेशन से लेना देना था, ना शेप से लेना देना था, कुछ नहीं, ठीक है। हम उसको एकदम आइडियल कंडीशन की तरह ट्रीट करते थे और मस्त हमारे सवाल सुलझ जाते थे। बट अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सारा चीज़ होगा। क्या क्या होगा, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस, ऑब्वियस है ना, पॉइंट मास अगर एक पार्टिकल है तो बहुत सारे पार्टिकल्स को हम कहते हैं ग्रुप, उससे बना हुआ हमारा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। दे कैन मूव, दे कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर, यानी जब इंटरैक्ट करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस भी होंगे उसमें, बिल्कुल इंटरनल फोर्सेस भी होंगे उनमें, ठीक है। वी यूज़ इट व्हेन वी केयर अबाउट हाउ डिफरेंट पार्ट्स मूव, लाइक रोटेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती है। जैसे अ कार इंजन विथ मैनी मूविंग पार्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान से सुनना कि अगर रियल लाइफ में आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने जाओ तो आपको मोटा मोटी दो टाइप मिलता है। एक टाइप ये है कि जो जेली बॉल्स की तरह है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओ तो वो स्पीयर जैसा जेली बॉल फ्लैट हो जाता है, और ज़ोर से अगर और दबाओ तो फट भी जाता है, सही है। दूसरा सिनारियो है मार्बल के बॉल्स, कंचे खेले आपने, वो लगाओ दम, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है सर, हमारे ही हाथ दुखता है, क्यों, क्योंकि एकदम रिजिड है, कड़क है एकदम, कंचे का बॉल, राइट, वैसा। तो मोटा मोटी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, एक जो रिजिड है मार्बल बॉल्स की तरह, और दूसरा जेली बॉल जो रिजिड नहीं है। तो फिज़िक्स जिसमें इंटरेस्टेड है वो है रिजिड बॉडीज़, ठीक है, वो नॉट रिजिड बॉडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, रिजिड बॉडी। तो मैंने आपको बता ही दिया आइडियली रिजिड बॉडी कैसा है, एक बॉडी जो कि परफेक्टली डेफिनाइट है, फाइनाइट उसका वॉल्यूम है, फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है। सो इट्स अ फाइनाइट थिंग एंड अनचेंजिंग शेप है। आप उसको फेंको, आप उसको मोड़ो, फोर्स लगाओ, बट वो अपना शेप जो है वो चेंज नहीं करेगा। आप कहोगे सर ये सिर्फ आइडियली हो सकता है, जनरली अगर आप देखो ना एग्जाम्पल्स ऑफ द रिजिड बॉडी, जनरली अगर आप देखो तो शेप थोड़ा तो चेंज हो ही जाता है। जैसे क्रिकेट का बॉल है, फेंका जोर से तो थोड़ा सा तो वो शेप चेंज हो ही जाता है, स्पीयर का स्पीयर ही नहीं रहता, राइट। तो ये चीज़ है। तो जनरली में तो थोड़ा शेप चेंज होता है, बट हम आइडियली ही मान करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो यही फिजिक्स का खेल है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट तो क्लियर है कि हम इंटरेस्टेड है रिजिड बॉडीज़ में। रिजिड बॉडीज़ में कुछ खासियत भी है। क्या खासियत है कि वो बहुत सारे पार्टिकल से तो बना है, तो अगर आप उसके डिस्टेंसेस बिटवीन दी पार्टिकल्स देखो ना तो वो चेंज होते नहीं है। जितना फोर्स लगाना लगा लो, पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। अच्छा, वो रोटेट तो होते हैं रिजिड बॉडी, और वो मूव करते हैं लाइक अ पॉइंट मास, बट वो पॉइंट मास है नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया बहुत सारे ऐसे पॉइंट मास, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ ये हमारा बॉडी है, जिसको हम रिजिड बॉडी कह रहे हैं, जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो उसका बिहेवियर तो है पॉइंट मास जैसा, बट वो पॉइंट मास नहीं है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये अपना शेप चेंज नहीं करता, ये रोटेट हो सकता है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कैसा है, फिक्स है, राइट, डू नॉट चेंज अगर आप फोर्स भी लगाओ, और ये फाइनाइट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए स्पिनिंग व्हील। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर स्पिनिंग व्हील में थोड़ा तो सर जी शेप चेंज हो जाएगा, थोड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जनरली आपको थोड़ा सा शेप चेंज मिलेगा, बट फिजिक्स में हम आइडियली यूज़ करेंगे, इसको मानेंगे कि वो आइडियल कंडीशन में शेप चेंज नहीं हो रहा है। अ बुक स्लाइडिंग और रोटेटिंग ऑन अ टेबल, अ क्रिकेट बैट स्विंगिंग थ्रू द एयर, ये सब एग्जाम्पल्स आपके हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजिड बॉडी पर जो मोशंस हो रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सो मोशंस इन द रिजिड बॉडी, सबसे पहला आसान मोशन स्लाइडिंग वाला, ये देखो, ये है, ये हमारा रिजिड बॉडी रखा, जूम स्लाइड होएगा नीचे, राइट। तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे ये वाला ब्लॉक मैंने ए पर रखा था, स्लाइड होकर के बी पर आ रहा है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन, स्लाइडिंग हो रहा है। सेम वेलोसिटी ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, इसमें होता क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना इस बॉडी में, देखो बहुत सारे पार्टिकल्स है इस बॉडी में, तो हर एक पार्टिकल का एक ही वेलोसिटी है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, वैल्यू एक ही और नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन मोशन, सेम वेलोसिटी ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, ईजी। चलिए दूसरा हम देखते हैं जो है रोटेशनल मोशन। कहाँ पर देखा है, ऊपर देखो घर में पंखा रहेगा, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में फ़र्क है। रोटेशनल मोशन जब भी होता है ना, वो कैसा होता है, अबाउट अ एक्सिस। सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक सेंटर मैंने आपको दे दिया और सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से आपका ये ऐसे गोल 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 गड्डियाँ घूमती है, राइट, ये सर्कुलर मोशन। जबकि पंखे को देखो तो एक मैंने फिक्स एक्सिस रखा, जेड एक्सिस, ठीक है, और 3 ब्लेड यहाँ पर रख दिए, 3 ब्लेड रख दिए, तो इमेजिन करो गोल 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 घुमाऊंगा ऐसे, ऊपर ही देख लो ना आप, एक डंडा फिक्स है, 3 ब्लेड लगाए हैं, गोल 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 घूम रहा है। सो दैट इज़ द रोटेशनल मोशन। एक और रोटेशनल मोशन का अगर आपको देखना हो तो है ना, आप ऐसे कुछ सीढ़ी होगी आपका, इसमें डाल देना, ठीक है, और फिर बाद में ये पेन को घुमाना, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ घूम रहा है अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका रोटेशनल मोशन है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है। तो सर्कुलर मोशन में कोई एक्सिस वैक्सिस फिक्स नहीं होती है, सिर्फ रोटेशनल मोशन में आपकी एक एक्सिस फिक्स होती है और उसके अबाउट ही आपका बॉडी रोटेट करता है। सो रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जैसे ये पंखा घूम रहा है। अच्छा, इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे ना मैथमेटिकली तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेगी। जैसे देखो ये पंखा आपका है, ठीक है, इसके पास 3 ब्लेड है, 1 2 3। ये पहले ब्लेड पर फोकस करो, ये पहले ब्लेड पर, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, जुम 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 जुम, बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। तो अगर मैं 2 पार्टिकल उठा लेता हूँ, आप देख सकते हो, एक है मेरा यहाँ पर जो कि मैंने ए कहा है और एक है मेरा यहाँ पर जो कि मैंने बी कहा है। अब सोचो कि अगर पंखे का ये डंडा है, राइट, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो अगर रोटेट करेगा तो ये जो पॉइंट ए है, जो पार्टिकल ए है, वो ऐसे रोटेट करेगा तो उसका एक स्पेसिफिक रेडियस r1 रहेगा, सही है, ऐसे। वैसे ही अगर पॉइंट बी थोड़ा दूर है ना, इस एक्सिस से थोड़ा दूर है, तो इसका रेडियस r2 होगा और उसी रेडियस पे वो रोटेट करता रहेगा। तो देखो इस प्रकार से आपको डायग्राम मिलेगा कि हमारी ये फिक्स एक्सिस थी, ठीक है, और पॉइंट ए है हमारा जो कि r1 रेडियस ये ले करके ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये पॉइंट बी है जो r2 रेडियस ले करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या की पॉइंट्स है कि z हमारी क्या रहेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पंखे का जो बेस है ये कैसा है, इस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है, पंखे का बेस कैसा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड सिमिलरली ये जो पार्टिकल्स है, ये जो आपका सर्कल बनाएंगे वो भी कैसा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तीसरी बात, पार्टिकल्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारा पार्टिकल इस पर लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा, इसके पास तो कोई रेडियस नहीं। अगर रेडियस नहीं तो फिर ये रोटेट कहाँ पर करेगा, कर नहीं सकता, रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये पार्टिकल कैसा हुआ, एक कांस्टेंट हुआ। जैसे आपके पंखे में एकदम सेंटर वाला पॉइंट देखना, वो ऐसा लगता है कि घूम ही नहीं रहा, कांस्टेंट है। क्यों, वो सेंटर वाला, ये देखो इसमें भी ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है ये लाई करता है ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए इसके पास कोई रेडियस नहीं है, इसलिए ये घूम नहीं पा रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट की तरह दिख रहा है। जबकि इसके इर्द गिर्द वाले पार्टिकल्स को देखना, वो ऐसे घूमते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। मुझे लगता है ये बात क्लियर है ये बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन को समझते हैं। अब तक 2 आपने देख लिया, एक है ट्रांसलेशन मोशन, पोजीशन चेंज हो जाती है, वेलोसिटी सेम रहती है हर एक पार्टिकल की। दूसरा आपने देखा रोटेशनल मोशन, जिसमें सिग्निफिकेंस किसका है, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तीसरा मोशन कैसे हो सकता है, तीसरा मोशन ऐसे हो सकता है, ये जो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो नहीं रही। लट्टू जब आप घुमाते हो, भंवरा खेला है ना सभी ने बचपन में, लट्टू जब आप घुमाते हो तो क्या होता है फिर, सर जी
स्टार्ट में तो ठीक ही चलता है, ऐसा लगता है कि स्टार्ट में है सीधा 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 घूम रहा है, ऐसा जुम 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 जुम, ऐसा लग रहा है रोटेशनल है। फिर बाद में पता नहीं उसकी स्पीड कम हो जाती है तो ऐसे जुम 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 ऐसा ऐसा घूमने लगता है। अच्छा, जब ये ऐसे 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 जो घूम रहा है ना, इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन। यस, इसको क्या कहते हैं? प्रिसीजन। तो इसमें हुआ क्या, जब ऐसे 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 लुढ़क के घूमने लगा तो एक एंड फिक्स था, अपर वाला एंड फिक्स नहीं था, ठीक है, क्योंकि भंवरा इधर तो ये इधर, फिर घूमने लगा और ऐसे कोन वाला शेप बना रहा था, राइट। तो आपने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है फिक्स नहीं है, उसका एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, तो अदर एंड क्या हो रहा था? रोटेट्स अबाउट द सर्कुलर पाथ, राइट, रोटेट अबाउट द सर्कुलर पाथ, इसलिए तो गोल 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 घूम रहा था, आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये वाला फिगर है, रोटेट्स अबाउट द सर्कुलर पाथ, ऐसे, ठीक है, ये आपका प्रिसीजन है। अब चौथा मोशन भी है। कौन सा चौथा मोशन है सर जी? मान लो आपने बॉल लिया, ठीक है, ऐसे स्लांट करो और बॉल यहाँ पर रखो, तो बॉल ट्रांसलेट तो होगी, ट्रांसलेट के साथ साथ गोल गोल घूम करके ये बॉल जाएगी, तो रोटेट भी होगी। ट्रांसलेट यानी पोजीशन तो चेंज किया, गोल गोल घुमा तो क्या हुआ? रोटेट भी किया, तो रोटेशनल मोशन भी हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब ट्रांसलेशन हुआ था तो पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर एंड किया है, ये इनिशियल है, नीचे वाला फाइनल है, और क्योंकि रोटेशनल हुआ है तो वो घुमा भी है, बॉल ऐसे 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 घूम घूम करके गया है। तो उसमें होता क्या है, हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग हो जाती है। ब्लॉक रखते हो और ऐसे जाता है तो ट्रांसलेशनल मोशन है, हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की सेम वेलोसिटी है क्योंकि इसी डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल जा रहा है। बट अगर बॉल हो जाए तो वो घूमेगा, तो आप देख सकते हो हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलग है, राइट। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट टू एंड पोजीशन चेंज कर रहा है तो ट्रांसलेशन, बॉल घूम रहा है तो रोटेशनल, सो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। जैसे मान लो ये पेन है, इसको मैंने प्रोजेक्टाइल किया, कैसे? ऐसे उछाल करके प्रोजेक्टाइल किया, तो ऐसे वो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसने ट्रांसलेट किया, स्टार्ट एंड एंड अलग है, ट्रांसलेट किया, और ये देखो कैसे कैसे वो बैट ऐसे घूमियो जा रहा है, तो ये कैसा हुआ? रोटेट भी हुआ। सो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, समझ में आ रहा है? तो ये आपके रिजिड बॉडी के 4 टाइप ऑफ मोशन है, ओके। कंसेप्ट के लिए ये था। अब जो मेन कंसेप्ट है वो अब से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर रिजिड बॉडीज़ के क्वेश्चंस बना नहीं पाओगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें, क्या चीज़ें होती है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे देखना है, सभी आराम से पढ़ेंगे। सांस लीजिए और आराम से सुनिए आराम से कि मेरे पास ये पेन है। कैसा है ये पेन? पॉइंट मास तो नहीं है सर जी, अभी पता चल चुका है, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। रिजिड बॉडी है ये, मानते हो? सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, मानते। इसके पास मास है सर जी, बहुत सारे पार्टिकल से है, ठीक है। इसका सेंटर किधर है? इसका सेंटर सर जी ये लग रहा है आपको ये सेंटर? अच्छा, सेंटर यानी इक्वल मास वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसी को हम सेंटर कहते हैं। चेक करते हैं, ओ नहीं, ये सेंटर तो नहीं बन रहा है, देखो थोड़ा ये कर रहा है। आपने कहा था इधर, अच्छा ये मैं ना टॉप निकाल देता हूँ फिर चेक करता हूँ। आपने कहा कि बीचों बीच देखो, हाँ हो रहा है, टॉप निकाला तो हो रहा है, बट जैसे ही मैं टॉप डाल देता हूँ तो नहीं होता, ऐसा क्यों? सर जी टॉप निकाला तो एकदम बीचों बीच है, बट जैसे ही टॉप डाल देते हो ना गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप डालने के बाद ये वाला एरिया भारी हो गया। अब जब ये वाला एरिया भारी हो गया तो अगर इक्वल मासेस बांटने हैं कि राइट में जितना उतना ही लेफ्ट में, तो फिर इधर रख कर के काम नहीं बनेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये साइड बहुत भारी है ना, तो फिर इक्वल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब हो रहा है, तो सेंटर से शिफ्ट होकर के मैं इधर आ गया, अब इक्वल हो रहा है, जितना इस साइड में है उतना ही इस साइड में है। तो अब जो मेरी उंगली है वो कैसी है? सेंटर पे है, और यहाँ पर जो मास होगा वो कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास।
समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो एक ऐसा पॉइंट खोजता है जिसमें राइट और लेफ्ट में बराबर मासेस हो, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक मीनिंग हो गया कि सेंटर ऑफ मास विजुअली हम देखते कैसे। यूनिफॉर्म बॉडी है तो एकदम बीचों बीच मिल जाता है, जैसे मैंने कहा था ना, ये हटा दो तो एकदम यूनिफॉर्म बॉडी की तरह है तो बीचों बीच आपका ये रुक जाएगा। वही अगर पेन डाल देता हूँ तो फिर बीचों बीच नहीं होता है, गिर जाता है, राइट। और फिर जहाँ पर भारी जगह है फिर अपनी उंगली को उस साइड पर लेकर जाना पड़ता है टू मेक श्योर कि अब राइट और लेफ्ट बराबर हो जाए, है ना। तो पहली बात पक्की, सबको क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ मास विजुअली हम देख चुके हैं कहाँ पर लाई करता है, एंड हम उसको एक ऐसा पॉइंट मान सकते हैं कि राइट में जितना मास है उतना ही लेफ्ट में मास है, इसलिए वो पॉइंट सेंटर में है और उसको सेंटर ऑफ द मास कहते हैं, राइट। ये पहली चीज़ तो सबकी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है, ये पढ़ना क्यों है? सेंटर ऑफ मास को पढ़ना ही क्यों है सर जी? अच्छा सवाल है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये पेन है मेरे पास, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। तो जब मैंने इस पर ताकत लगाया तो हर एक पार्टिकल पर ताकत लगा। ऐसा तो नहीं है कि इक्वल ताकत लगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसे। तो चलो सब पार्टिकल का मुझे ताकत निकाल करके बताओ, जाओ ये लो पेन लो, बताओ। अरे सर जी काहे को मजाक कर रहे हो, ये तो इनफाइनाइट पार्टिकल से, सभी का कैसे बता दें आपको? नहीं बता सकते ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? क्योंकि एट द एंड हमको फिजिक्स के सवाल सुलझाने। हम इसको पॉइंट मास नहीं मान सकते। पॉइंट मास मान लेते तो कितना आसान हो जाता है, एक ही पॉइंट है, एक ही वेलोसिटी, एक ही बात ख़त्म। अब आप कह रहे हो पॉइंट मास तो कंसीडर कर नहीं सकते, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, अब क्या करें? तो जब रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स चल रही है, कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी को नहीं वोट दे रहा है, तो फिर डिसीजन कैसे बनता है किसी को जिताना है या किसी को हराना है? मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी विंस। हम इसमें भी यही करेंगे कि मेजॉरिटी कौन सा जगह पर फोर्सेस लग रहा है बराबरी वाला, वो बताओ। उसी को हम मान लेंगे कि हाँ भाई इस पॉइंट पर ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये निकाला गया कि ऐसा माना जाता है कि जितना भी ये मास है ना, जितना भी ये मास है वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका हुआ है एट ए सेंटर ऑफ मास, और उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस पर जो वेलोसिटी है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, वही पूरी बॉडी की मानी जाती है। मेजॉरिटी विंस, ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि हर एक पार्टिकल का निकाल पाना थोड़ी ना आसान है, ना ही ये प्रैक्टिकली संभव है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। ये मेजॉरिटी विंस वाली कहानी है कि मेजॉरिटी ऑफ द मास जो है हम मानते हैं ऐसा कि कॉन्सेंट्रेट हुआ है एट द सेंटर ऑफ मास। इसलिए अब सेंटर ऑफ मास का फिर वेलोसिटी निकालो, फिर वो पूरे बॉडी का माना जाता है, उसका एक्सेलरेशन पूरे बॉडी का माना जाता है, उसका मूवमेंट। ऐसे समझ में आ रही है चीज़ें? अगर समझ में आ रही है तो ये दूसरा पॉइंट था कि हम पढ़ते क्यों हैं। अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होने चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास। इट्स द एवरेज पोजीशन ऑफ मासेस इन एन ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने क्लियर कर ही दिया था। दूसरी बात, इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। ये बड़ा खतरनाक है। अब जब ये पेन है तो हमको पता है कि इसको ऐसे रोकेंगे तो रुक जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है। बट सोचो कि अगर रिंग होता, रिंग ये वाला आप किचन में देख पा रहे हो, ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? सेंटर में है। तो सर ये तो, बट मासेस तो आउटसाइड में है और आप सेंटर ऑफ मास कह रहे हो इधर है। हाँ, तो कभी कभार हमारा सेंटर ऑफ मास जो है आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे रिंग सेंटर इज़ इन दी एम्प्टी स्पेस, क्योंकि बीच में तो कोई मास नहीं है तो एम्प्टी स्पेस है, उसमें हमारा सेंटर ऑफ मास क्यों है, कैसा है, आगे मैं आपको बताऊंगा, बट ये चीज़ नोट करने लायक है। तीसरा था, when forces like gravity act on the object they behave as if they act at the center of mass। ऐसा क्यों, ये भी मैंने क्लियर किया। नहीं तो निकालो हर एक पार्टिकल पर, संभव हो तो निकालो, इतने सारे इनफाइनाइट पार्टिकल है, करो मेहनत, ठीक है। चलो, और फाइनली एग्जांपल्स के तौर पर मैंने बताया था, यूनिफॉर्म स्टिक हैज़ इट्स सेंटर ऑफ द मास इन द मिडल, और हैमर हैज़ इट्स क्लोजर टू द हेवी हेड। ये मैंने पेन के एग्जांपल से दोनों क्लियर कर दिया था। यूनिफॉर्म हो जाए तो सेंटर में मिलेगा, एक जगह भारी कर दो तो फिर उसके भारी जगह के अराउंड ही आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। स्लाइड क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। चलो, कंसेप्ट की बात अब हो जाती है ख़त्म, कैलकुलेशंस की बात आ जाती है स्टार्ट, और एक एक करके जो पहले हमने पढ़ा था पॉइंट मास के लिए, वही सब चीज़ें देखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। बस एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है, दैट्स ऑल। चलिए, तो अब सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं?
वर्चुअली तो देख लिया, मैथमेटिकली कैसे करते हैं? तो मैथमेटिकली समझने के लिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर जो पॉइंट है जो हमारा एक पार्टिकल का मास m1 कह देते हैं, ये जो पॉइंट है ये अगेन पार्टिकल का मास m2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ओरिजिन से ये पार्टिकल कितना दूर है, ओरिजिन से ये पार्टिकल x1 दूरी पर है, ये पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस को x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो m1 ये x1 डिस्टेंस दूरी पर है ओरिजिन से, m2 ये x2 डिस्टेंस दूरी पर है ओरिजिन से, क्लियर है। और कहीं ना कहीं आपको पता है m1 अगर इधर है m2 इधर है तो सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म है। अगर m2 भारी हो जाए तो इधर आ जाएगा, m1 भारी हो जाए तो इधर आ जाएगा, राइट। तो ये तो आप अब जान चुके हो, बट हमारा मोटिवेशन यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन है उसको हम XCM कहते हैं, ठीक है। इनिशियल से सेंटर ऑफ मास का जो C और M है वो कॉम लिखना है तो एक्स कॉम भी लिख सकते हो, ठीक है। बट XCM, CM इज वेरी प्रेस्टिजियस, नेवरदिलेस यहाँ पर दिस इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे इसको यूनिट वाइज भी देखो तो ये सेंस बनाता है, क्योंकि XCM यानी x कैसा है, एक पोजीशन है, पोजीशन जो है वो मीटर्स में होगा फॉर से ऐसा यूनिट, जबकि m1 क्या है, मास है तो फिर ये केजी में होगा, x1 पोजीशन है तो मीटर में होगा, मास केजी, पोजीशन मीटर, मास केजी प्लस केजी, केजी प्लस केजी इस केजी ओनली, तो केजी सबसे कटेगा, ऊपर नीचे केजी कटेगा, सिर्फ मीटर बचेगा। तो LHS RHS का यूनिट जो है, यूनिट वाइज तो ये फॉर्मूला सही है। वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको एप्टीट्यूड की क्लास याद आ रही होगी, सर ये तो वेटेड एवरेज है, बिल्कुल सही। वेटेड एवरेज क्यों लगा, क्योंकि जब ऐसा अनइवन नॉन यूनिफॉर्म बॉडी आ जाती है तो कहीं पर मास ज़्यादा कहीं पर मास कम, इसलिए ऐसे वेटेड एवरेज लेना पड़ता है। और अगर सर जी यूनिफॉर्म हो जाए तो एवरेज का कॉन्सेप्ट सही है ना, फिर क्यों ये सब वेटेड एवरेज लेना है। देखो m1 अगर m है, m2 भी अगर m है, m1 अगर m है, m2 भी अगर m है, तो कैलकुलेट करके देखो x1 प्लस x2 बाई 2 आ जाता है, विच इज़ नथिंग बट समेशन x बाई टोटल प्लेयर्स, राइट। तो एवरेज का फॉर्मूला हो गया, दिस इज एवरेज। यस, जब यूनिफॉर्म बॉडी हो जाए तो एवरेज यानी फिर सेंटर आ जाएगा। यस, तो इसलिए जब यूनिफॉर्म बॉडीज होती है ना, आपको सेंटर में ही आपको सेंटर ऑफ मास मिलता है। जैसे अगर मेरे पास कोई सर्कल हो जाए, जैसे ये रेक्टेंगल मान लो यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगल अगर यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर में आपका होगा सेंटर ऑफ मास, इसलिए जब इसको बैलेंस करना होता है तो बस सेंटर में इसको बैलेंस किया जा सकता है। भारी मोबाइल है 10,000 का है, ये देखो सेंटर में बैलेंस हो जाता है, ईजी है ना। कोई भी अगर आप चीज़ लो जो यूनिफॉर्मली है उसका सेंटर पकड़ लो, सेंटर में आपका उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर वेटेड एवरेज से ही निकालना पड़ता है। तो क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट्स और ये फॉर्मूलाज नए नहीं है, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बस देखने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग है। अच्छा, क्वेश्चंस अगर इस पर बनते हैं ना तो ऐसा होता है कि जो मासेस है वो तो डायरेक्टली दिए होते हैं कि ये इसका मास है वो इसका मास है, बस यूनिट्स जो है आपको ध्यान में रखना है, कहीं खेलना लेके एक केजी में दूसरा ग्राम में दे दे, यूनिट्स उसका सेम रखना है, वो चीज़ है। और जो डिफ़िकल्ट होता है वो पोजीशन होता है, तो पोजीशन का भी डायरेक्ट दे दे तो इजी है, नहीं दे दे तो फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, इजी होगा। बट मुझे लगता है ये बात क्लियर है कि ये अब अगेन एक डाउट आ जाएगा, सर जी ये जो आपने बताया है, जैसे ये एक पेन हो गया, इसके पास तो एक ही डायमेंशन है एक्स एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर ही लाई करेगा, एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। वही अगर आपने ये बताया था ये तो 2 डायमेंशन है, इसका जब सेंटर है तो इसके पास x, y होगा, तो x तो निकालना सिखा दिया, y कैसे निकाले, तो y निकालना है तो वही है, इसमें x को रिप्लेस कर दो y से, आ जाएगा आपका y आ गया। अगर z में करना हो तो वही है, फॉर्मूला वही है, बस x की जगह y के वैल्यूज़ रखना है तो y आ जाएगा। अगर 3D में है तो x की जगह z रखना है, जो वैल्यू आ जाएगा वो z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर वाला। अच्छा, इसको मैं कट शॉर्ट वे में भी तो अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ ना, ये mx का समेशन है, तो समेशन mx, जहाँ पर वो mx में वो m1 x1 m2 x2 यानी mi xi, ऐसा फॉर्म है। न्यूमरेटर क्लियर है। डिनोमिनेटर को देखो तो समेशन ऑफ मासेस है, m1 प्लस m2, 3-4 और पार्टिकल होते तो प्लस m3 प्लस m4, तो समेशन ऑफ मासेस है नीचे, समेशन mi। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या, XCM इस वेटेड एवरेज, कैसा है उसका फॉर्मेट, mx अपॉन m,
यानी समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम, यानी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 अप टिल mn। ठीक है, ये 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन हो जाए तो एक्स वाई, जैसे x निकाला वैसे y निकालना है। 3 डायमेंशन हो जाए तो एक्स वाई जेड, जैसे x निकाला जैसे y निकाला वैसे ही z निकालना है। बस ये प्लेयर जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं, बाकी सब सेम है। ईजी, अंडरस्टूड। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। वो कह रहे हैं हमारे पास कैसे 6 पार्टिकल्स है, ये पोजीशन है। फिर बताइए आंसर क्या कहा था मैंने, मासेस इजी होगा। ये देखो m1 इज m, m2 इज 2m, m3 इज m, m4, m5, m6 मासेस दे रखे। पोजीशन सर ये है ना, हमको 2 डायमेंशन दिख रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना xcm, ycm है। तो अब ये 2 बार ही तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक x वाले के लिए एक y वाले के लिए। बिल्कुल ठीक, बट सर वो पोजीशन, वो कोऑर्डिनेट्स ही हमें नहीं पता, x1 x2 x3 x4 x5 x6, सिमिलरली y1 y2 y3 y4 y, हाँ कैसे करोगे? तो हम ऐसे मानते हैं कि ये जो पोजीशन है पहला वाला पार्टिकल वो ओरिजिन पर है। ठीक है, वो ओरिजिन पर है। फिर उस हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ट्रेस करते हैं और फिर हमको मिल जाता है कि ये x1 y1 था तो ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4 x वैसे। ठीक है, x5 और ये 6 वाला प्लेयर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? एक को पकड़ो, उसको ओरिजिन पर लेकर आओ और बाकी अपने आप फिर कोऑर्डिनेट्स ट्रेस हो जाते हैं। अब अगर ये क्लियर है तो फिर XCM फाइंड करते हैं। XCM फाइंड करने के लिए मैंने समझाया था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट डॉट m6 x6 तक हमको जाना है क्योंकि 6 पार्टिकल है। तो मैंने यहाँ पर देखा m1 m है, वैसे ही m2 m3 m4 m5 और ये m6। ठीक है, 0 इंटू वो m पकड़ लेना, बट वो m6 मैंने लिखा है। क्लियर है? अगर ये क्लियर है, अब वो x1 x2 वाले प्लेयर, ये x1 ये x2 ये x3 ये x4 ये x5 ये x6 उठा कर मैं रख दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपको कैसे मिले ये वैल्यूज़ x1, ये देखो ये था। फिर मैंने क्या कहा, ये वाला जो मेरा पार्टिकल है वो ओरिजिन पर है 0 0। तो अब जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो सिर्फ मैंने x चेंज किया है, यानी y अभी भी 0 है। सिमिलरली जब मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, अगेन मेरा x चेंज हुआ है बट y अभी भी 0 है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर x कितना है वो कह रहे हैं ना कि इस डायरेक्शन में आप a/2 आगे बढ़े तो फिर मेरा x का वैल्यू a/2। सिमिलरली इस डायरेक्शन में मैं a/2 बढ़ा तो आप सोच रहे हो इसका भी a/2, नहीं, ओरिजिन से देखना है, ओरिजिन से देखना है। तो a/2 प्लस a/2 इज a, तो ओरिजिन से देखा तो ये a बना। क्लियर है? वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ओरिजिन से देखा तो a बना। कुछ स्टूडेंट्स a/2 गलती से लिख देते हैं, फिर गलत आंसर आ जाएगा। ओरिजिन से देखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझा भी था आपको कि यहाँ से यहाँ तक देखा तो x1, फिर m2 देखने के लिए हम ये वाला डिस्टेंस नहीं देखते, हम ओरिजिन से देखते हैं m2 कितना है। तो ओरिजिन से आपको देखना है। तो टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा, सीधा सीधा सोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट ग्रांटेड नहीं लूँगा कि सबका मैथ स्ट्रांग है, मुझे पता है गड़बड़े कहाँ पर होती है, सब कुछ बताते हुए चलूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बढ़ा तो क्या चेंज हुआ, y चेंज हुआ, बट x वही है। तो x जितना पहले था उतना ही है, a था तो वही है, बट y मुझे पता नहीं, y देखना पड़ेगा ना। मैं a ऊपर गया हूँ तो y का वैल्यू a होगा। अच्छा, ऊपर गए तो अब सभी जगह उतना ही ऊपर गए तो सभी के पास y वही रहेगा, सभी पॉइंट्स के पास y वही रहेगा, x अलग होगा बट y तो वही रहेगा। अब यहाँ पर x कितना है, जितना इधर था x कितना है, x a/2, सही है ना, उसी लाइन में है तो x कितना था a/2। यहाँ पर कितना होगा x, जितना नीचे है, कितना था नीचे x 0 0 हो गया। सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए। अब आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब आ चुका है, वैल्यूज़ उठा करके सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा a/2। ईजी। सिमिलरली YCM निकालना है तो वही फॉर्मूला है, समेशन mi yi डिवाइड बाई समेशन mi। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, a/2 a/2। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सेंटर ऑफ मास आपने स्केलर फॉर्म में तो देख लिया, कभी कभी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में आ जाती है, तो कैसे करें? तो आपको देखना है क्वेश्चंस में पोजीशन वेक्टर्स दिए जाएंगे, r1 r2 डॉट 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 rn। पोजीशन वेक्टर्स पता है ना कैसे होते हैं? पोजीशन वेक्टर आपका होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसी फॉर्म में दिया जाएगा। मान लो r1 आपको दिया है कि x की वैल्यू 1 थी और i कैप, फिर y की वैल्यू 2 थी, z की वैल्यू 5 थी, ठीक है,
ऐसे ये आपका R1, वैसे ही R2 दिया जाएगा, मान लो सिर्फ वो J डायरेक्शन में भाग रहा है, बाकी जगह नहीं भाग रहा है, मान लो R3 ऐसे कुछ दे दिया। जैसे अगर आपको वेक्टर्स दे दिए और फिर अगर आपसे पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास बताओ, फिर इस चीज़ का सेंटर ऑफ मास कैपिटल R से डिनोट किया जाता है वेक्टर वर्जन के लिए। बाकी सेंटर ऑफ मास लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोटेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, क्या समझा था, समेशन MI/XI डिवाइड बाई समेशन MI, बट वो x की जगह क्या हो जाएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर्स है वो हो जाएंगे, ठीक है। कि पहले आपके पास वेक्टर्स नहीं थे, सिर्फ पोजीशन था x1 x2 x3, है ना। अब पोजीशन के जगह पोजीशन वेक्टर्स है तो x की जगह ये आ जाएंगे R1 R2 डॉट 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 Rn। ईजी, तो ईजी है, इसको कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इस सवाल देखो, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होगा सबसे पहले, कैपिटल R इज समेशन MI, देखो मेरे को तो x ही आता है ज़ुबान पर, बट RI डिवाइड बाई समेशन MI। तो जो इजी वाला है वो कार्यक्रम निपटाओ, सारे वेट्स को ऐड करना इजी है, 4 + 2 नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला थोड़ा टफ है क्योंकि M1 R1 प्लस M2 R2 होगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो 1/6 को उसको बाहर निकाल दिया। अब ये M1 R1 करे कैसे, देखो M1 तो ईजी है, वो 4 है। R1 को है ना मैं आइदर पूरा वेक्टर में लिखूँ, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई सेंस नहीं बनाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने आपको क्या सिखाया, ऐसे लिखना है 2,3, ठीक है। जो कि कोएफिशिएंट है, ये आई कैप का कोएफिशिएंट, ये जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का है नहीं तो फिर मैं क्यों लिखूँ, अगर के कैप का होता तो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 2,3 इतना ही था। फिर M2 कितना है 2, R2 कितना है 6,1, बस फिर मल्टीप्लाई करो, ये 4 कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो ये 8,12 प्लस ये कद्दू कटेगा सब में बटेगा 12,2, ठीक है। फिर ये 1/6 और फिर ये अब पोजीशन बाय पोजीशन ऐड करना है, 8 प्लस ये पहला पोजीशन आपस में बात करेंगे, 8 + 12 20 और ये 12 + 2 14, पोजीशन वाइज करना, बस आ गया आंसर। 20/6, 14/6, ये आपका 3.33, 2.33 वेक्टर में लिखना है, लिख लो 3.33 आई कैप प्लस 2.33 जे कैप, हो गया आपका आंसर, आ गया सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में। ईजी है ना। अगर ईजी है तो अब बॉडी है, कब स्केलर है, पॉइंट में डिस्क्रीट वर्जन है, फिर कभी वेक्टर वर्जन है, डिस्क्रीट है, तो कभी कॉन्टीन्यूस भी तो हो सकता है, करेक्ट। अगर कॉन्टीन्यूस हो गया तो हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, XCM इस, अब याद करो पहले आपका XCM का डिस्क्रीट वर्जन कैसा था, XCM इज समेशन MI/XI डिवाइड बाय समेशन MI, ये था, ध्यान से देखना, डिस्क्रीट वाला याद है। अब जब डिस्क्रीट से कॉन्टीन्यूस में जाना है तो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज होता है, ये हमने पढ़ रखा है, रैंडम वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी में हमने देखा है, जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन एक एक्चुअली क्या है, सम करने का तरीका है, राइट। तो आप देख सकते हो कि उतना तो आइडिया हमको आ गया कि कॉन्टीन्यूस बॉडी में जाएंगे तो समेशन जो है इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। बट अब ध्यान से देखना, जब मैं कह रहा हूँ कि समेशन MI का मतलब क्या हुआ, टोटल मास ऑफ द बॉडी, जो कि हमको पता रहता है कैपिटल M है, तो इसमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला जो है ना, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समेशन MI/XI। अब यहाँ पर हमको ये कहना है समेशन जो है वो इंटीग्रल है, फिर हमारे पास कुछ तो होना चाहिए और डी समथिंग होना चाहिए। अब कौन क्या होगा, ध्यान से सुनना। मास जो है वो छोटा कंसीडर करेंगे और उसकी पोजीशन जो है वो x के फॉर्म में रहेगी, सो XDM, ऐसा छोटा मास उसकी पोजीशन x, सो XCM इज इंटीग्रल XDM अपॉन M, ये है हमारा फॉर्मूला। और अगर एक निकाल लिए तो बाकी निकालना कोई कठिन वाली बात नहीं है, बट जाना इसी फॉर्म से इसी में है, ज़्यादा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समेशन से ही इंटीग्रेशन में जाना है। कि नीचे वाला तो इजी है, समेशन MI ने पूरा का पूरा जो आपका बॉडी है उसका मास कितना है, वजन नहीं कह रहा, वजन और मास अलग होता है, मास कितना है वो, वजन आपका फोर्स में होता है, मतलब न्यूटन में, और मास आपका केजी में होता है, फ़र्क तो है, फ़र्क है नेवरदिलेस। हाँ, समेशन MI/XI का इंटीग्रेशन वर्जन कैसा है, इंटीग्रल समथिंग डी समथिंग, वो डी समथिंग में क्या आएगा, छोटा सा मास, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है x, तो ऐसे आपको याद रखना है, फिर सारे याद हो जाएंगे, इजी। चलो अब मैंने कहा था कि अगर आपकी
होमोजीनियस बॉडी है यानी यूनिफॉर्म मास है, तो फिर जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है वही आपका सेंटर ऑफ मास होता है, राइट। जैसे अगर मान लो कि यूनिफॉर्म हमारा ये लेंथ का बॉडी है, तो इसका बीचों बीच जो ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। कितना प्यारा। वही अगर ये देखो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो फिर सेंटर पे नहीं होगा, गिर जाता है, ये आपने देखा था। तो इसका विजुअलाइज देख लिया। सर्कल का भी मतलब सिक्का ले लो, सिक्का ले लो, सिक्के को अगर बैलेंस करना हो तो उसके सेंटर पे ही वो बैलेंस होगा। ये देखो, ये उसका सेंटर ऑफ मास। थोड़ा भी अगर मैं आगे पीछे करूँ तो ये सिक्का, ये देखो अगर इधर बैलेंस करना चाहा, उप्स, तो ये बैलेंस नहीं होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो विजुअलाइज हो पा रहा है, ये इसका सेंटर है। फिर रिंग अगर हो जाए तो ये सेंटर है, और अगर ट्रायंगल हो जाए तो जो मीडियन से अगर आप तीनों, और चार कहा, तीन ही तो होते कोने, तीनों जगह से अगर आप मीडियन बनाओगे तो जो सेंटर मिलेगा सेंट्रॉइड, वही आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। मैड एंगल सर जी, मैड एंगल। हाँ, खाने पीने की चीज़ें मत देखो। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो अब ये एग्जाम्पल कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, अ थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशन एज शोन, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। ठीक है, आप कह रहे हो कि अरे सर जी ध्यान से देखो यूनिफॉर्म शेप्ड का है। यस, यूनिफॉर्म शेप्ड है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो बताओ फिर इस एल शेप का ज्योमेट्रिक सेंटर किधर है? सर जी ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। क्यों गड़बड़ वाली बात? क्योंकि सर जी ऐसे शेप को हमने रेगुलर फॉर्म में पढ़ा नहीं है। हाँ, क्योंकि रेगुलर शेप थोड़ी ना है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, सर्कल नहीं है, तो आपको कैसे मालूम फिर इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है? ये बात तो ठीक है। तो सर अब सॉल्व कैसे होगा? इसलिए तो ये सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर है ना ये कैडबरी जैसे ही लग रहा है ना, कैडबरी का ये एक पीस किसी ने खा लिया स्क्वायर, अगर ये पीस हो जाता फिर तो डी सेंटर है पक्का, सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। बट अब ये पीस खा लिया है तो फिर सेंटर खोजने के लिए हमको एक ही तरीका आता है, वो है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जब यूज़ करना है तो सर जी वो कुछ ऐसा है ना, अब ये क्योंकि 2D फॉर्म का है तो फिर वो XCM, YCM वाला होगा। और अगर XCM भी निकालना है तो समेशन MI डिवाइड बाई समेशन MI। तो बेसिकली अब मुझे पार्टिकल्स के मासेस चाहिए, फिर उनके पोजीशंस भी चाहिए। बट ये सर जी क्योंकि यूनिफॉर्म एल शेप्ड है तो इसके पास तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, सभी के मास तो मुझे पता भी नहीं है ना, किसी का मास तो दिया भी नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया। तो डरने की क्या बात है? वो कह रहे ना, एक तो यूनिफॉर्म है और टोटल मास ऑफ द लैमिना 3 kg है। अगर टोटल मास ऑफ द लैमिना 3 kg है और उसको आप कैडबरी के 3 इक्वल पीस में डिवाइड करते हो तो हर एक पीस का मास कितना होगा? सर इसका 1 kg, इसका 1 kg, इसका 1 kg, हर एक पीस का 1-1 kg होगा। तो टोटल आपका फिर काउंट करोगे तो 3 kg आ जाएगा। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये यूनिफॉर्म था। नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसा कर भी नहीं पाते। चलो, तो मास का तो खेला क्लियर हो गया। क्योंकि अगर हर एक पीस का मास आप कह रहे हो कि 1 kg है तो सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास कहता है हम ऐसे बिहेव करते हैं कि सभी का ठेका हमने ले रखा है, पूरे रीजन का ठेका हमने ले रखा है, क्योंकि मेजॉरिटी विंस वाला कहानी होता है ना यहाँ पर। हाँ, तो हम ये मानेंगे कि इस पार्टिकल का वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के इस मास इसके पास आ चुका है। पूरा वो कैडबरी पीस का स्क्वायर का 1 kg का जितना मास है वो कॉन्सेंट्रेट हो करके इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट का तो मास 1 kg, वैसे ही इस पॉइंट का मास 1 kg, इसका पॉइंट का मास 1 kg। क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि पूरा उसका जो एरिया है उसका वो मान करके चलता है कि सेंटर में ही उतना मास है। तो ये क्लियर हो गया, मास की तो कहानी क्लियर हो गई। अब पोजीशंस की कहानी देखनी है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये देखना है। ये भी इजी है, कोई कठिन मामला तो नहीं है। चलो बता ही देता हूँ, है ना। ये क्लियर होते जा रहा है ना कि पहले तो हमको ज्योमेट्रिक सेंटर मिला नहीं था क्योंकि इर्रेगुलर शेप था, मिल जाता तो कह देते वही सेंटर ऑफ मास। फिर हमने ये तरकीब निकाला, 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे 1 2 3, उसका मास हमको पता चल गया 1 kg ईच है। ठीक है, दिमाग लगा करके, और फिर अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसमें अब पोजीशंस चाहिए। तो पोजीशन इसका बताना कितना होगा? ये बीचों बीच होगा। अच्छा, तो अब ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट अगर चाहिए तो कितना होगा? अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है? हाँ, अगर वो कह रहे हैं यहाँ तक आपका 1 है।
ठीक है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। देखो ना ये d का d 1,1 क्या दर्शाता है कि x में 1 है, y में इधर 1 है ना। तो अगर x में 1 है तो ये वाली 1 वैल्यू थी x में, तो फिर ये बीचों बीच होगा ना c1, तो इधर ये हाफ हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली भी 1 है, क्योंकि देखो d कह रहा है कि वो 1 है, तो इसका बीचों बीच कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो c1 का कोऑर्डिनेट आ रहा है हाफ कॉमा हाफ। ये क्लियर हो गया। तो इसी लाइन में हमारा c2 भी है, तो y की वैल्यू तो सेम हो जाएगी। देख पा रहे हो, जितना हाइट ये c1 को दिया जा रहा है उतना ही हाइट c2 को भी दिया जा रहा है, तो हाइट तो y पोजीशन में होती है, तो y तो सेम है। x कितना होगा, x कितना होगा, ये देखो ये 1 था, ये वाला अगर हम ध्यान से देखें, ओरिजिन से हमेशा देखना होता है ना, तो 1 तो पूरा का पूरा है, 1 के बाद और आधा भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 से लेकर के 2 यानी ये पूरा लेंथ अगर 1 है, कौन सा लेंथ, ये वाला अगर पूरा 1 है तो उसका बीच का आधा होगा। ये वाला जो सर्कल किया है मैंने, ये आधा होगा, ठीक है। सो 0 से लेकर के 1 एक, उसके बाद आधा, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ ये हो जाएगा एक्स पोजिशन में। क्लियर है। उप्स, ये C2 का आ गया। वैसे अब C3 निकालना है, तो C3 का यहाँ पर देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, ये वाला जो है ये x का पोजीशन तो सेम ही रहेगा हाफ, y वाला चेंज हो जाएगा। ये देखो y का इतना लंबा हो गया अभी, तो यहाँ तक हमारा 1 है, कैसे पता चला, ये देखो ये 1, और फिर ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक हाफ है। सही है, चेक कर लो। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये पूरा का पूरा 1 है, उसका बीच का अगर आप देखो, उसका बीच का, तो ये हाफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। तो टोटल फिर कितना हो गया, 1 प्लस हाफ हो गया, 1 प्लस हाफ हो गया। तो C1, C2, C3 तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए यहाँ पर, बखूबी समझ में आ चुका है। अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 सब मिल चुका है, तो अब क्लियर है। XCM निकालना है तो समेशन MI डिवाइड बाई समेशन MI तो M1 प्लस M2 प्लस M3 सभी एक kg थे, तो 3। अब हम क्या निकाल रहे हैं, XCM। तो कैसे निकलेगा वो, ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा। न्यूमरेटर वाला अब देखना, डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो चुका है। तो न्यूमरेटर में मैं थोड़ा सा स्मार्ट बन रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट स्मार्ट नहीं बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, सर जी इसको तो ऐसा लिखना चाहिए M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3। बात तो सही है, ऐसा ही लिखना चाहिए, मैंने कहाँ मना किया है, यस। बट इसमें M1 M2 M3 सभी 1 है ना, सभी 1 है, तो 1 को बाहर निकालोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे आएगा। वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। जब मास सेम हो जाए तो बाहर निकाल लीजिए, इसको कहिए कांस्टेंट है 1 और बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू समेशन एक्स आई। क्लियर है। समेशन एक्स आई यानी सभी एक्स के वैल्यूज़ अब ऐड करना है और इधर लिखना है। सॉल्व करोगे तो 5/6 आ जाएगा। वैसे ही YCM को सुलझाना है, ईजी। अब तो आंसर आ जाएगा। तो जो चैलेंज था वो यही था कि पहले आपको मासेस खोजने हैं, M1 M2 M3 कितना है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता है तभी आएगा। दूसरा पोजीशन खोजना है। ये दोनों अगर क्लियर है तो सेंटर ऑफ मास निकल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस से सुनिएगा। टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ याद आ रहा है? सर जी अब तक हमने सब कुछ जो पढ़ा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारी चीज़ें, वो एक पॉइंट के लिए पढ़ी थी, तो पॉइंट मास। बट अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके लिए पढ़ना है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम पूरे के पूरे सिस्टम से इंटरेस्टेड नहीं है, हम सेंटर से इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम मान करके चलते हैं कि जितना भी मास ये सिस्टम में है वो कॉन्सेंट्रेट हो रखा है सेंटर में, जो कि है सेंटर ऑफ मास। तो बस अब उससे रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, वो डिस्कस करने वाले। यही वो टॉपिक है, और फिर उससे रिलेटेड और भी जो आगे बातें रहेगी वो देखेंगे। सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे, पोजीशन कैसे निकालनी है। तो हम कहते हैं पोजीशन को RCM वेक्टर फॉर्म में, और आपको पता ही है हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ रखा है, समेशन MI RI डिवाइड बाई समेशन MI, जहाँ पर RI कैसा है, पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 R3 डॉट 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 अप टिल Rn, राइट। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा हमारा, जैसे उधर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो रहा था, इधर ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी होता है, यस। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी। बट किसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का। यानी अगर ये पेन अब मान लो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी मिली इसको,
मिली कि नहीं? हाँ मिली सर जी। हाँ तो वेलोसिटी मिली। तो हर एक पार्टिकल की अलग वेलोसिटी ना कंसीडर करते हुए हम कहेंगे पूरा का पूरा सिस्टम का एक ही मास है जो है सेंटर ऑफ मास मास, और इसके पास एक ही वेलोसिटी है जो कितनी है VCM बार। इजी समझ में आया? अच्छा वो किसके बराबर होगी अब क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट आप कहोगे सर मासेस तो कांस्टेंट है। हाँ तो डेरिवेटिव किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। जब डेरिवेटिव इसके पास जाएगा तो DRI/dt कितना बनाएगा? ओ सर ये वेलोसिटी बनाएगा, सो VI बार। हाँ तो आप ये कह सकते हो, ये फॉर्मूला आ रहा है दैट VCM इज इक्वल टू समेशन MI VI बार डिवाइड बाई समेशन MI। सिंपल। तो मुझे लगता है कोई कठिन वाली बात नहीं है। ये जो फॉर्मूला है उसमें डेरिवेट करोगे ऑन बोथ दी साइड, तो डेरिवेट करने पर ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा और ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब वापस डेरिवेट करोगे इसको तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, और डेरिवेटिव जब इसके पास जाएगा तो इसी को डेरिवेट करेगा जो कि एक्सेलरेशन बन जाएगा। वही आगे मैंने किया है, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो dVCM/dt कितना बना? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पर ये डेरिवेटिव जब मैं राइट में भी करूँगा तो इसी के पास डेरिवेटिव जाएगा और वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कर रखा है, बहुत बेसिक है, दिखने में डरावना है क्योंकि वेक्टर और इतने समीशन और इतने सारे टर्म्स आते हैं, बट आइडिया बहुत बेसिक है। जो आपने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, उसको ध्यान में रखना है बस, क्योंकि जब इसके पास डेरिवेटिव जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी बनेगा, जब इसके पास डेरिवेटिव आएगा तो ये चेंज हो जाएगा और एक्सेलरेशन बनेगा। बस ये दिमाग में रजिस्टर कर लो, दैट्स इट। चलिए अब इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ये प्लेयर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेयर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया। समेशन MI, यानी अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो, या जैसी भी बॉडी है तो हम कहेंगे कंप्लीट मास M, तो इसकी कंप्लीट मास M, ठीक है, ये ACM है। और राइट हैंड साइड में समेशन MI AI। बट सर जी अगर इसको ओपन करें तो M1A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3, ये तो मास के वर्जन आ रहे हैं, Ma1 प्लस Ma2 प्लस Ma3। अच्छा तो यानी फोर्स के वर्जन है, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3 एंड सो ऑन। बट ये सारे समेशन ऑफ फोर्सेस तो हमारे सर ये तो हमको याद दिला रहे हैं, रिमेंबर करवा रहे हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट। ये तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की कहानी है। यस, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस याद आ रहा है आपको? नेट एक्सटर्नल फोर्सेस की कहानी। हम कहते थे ऊपर वाला कन्वेंशन पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। हाँ तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास, ये कहेंगे। नेट फोर्स ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी इज मा, बट जहाँ पर ए क्या है? एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे बट सर जी ये पार्टिकल्स के अंदर भी तो बातें होती है, तो इंटरनल फोर्सेस भी तो रहेंगे। हाँ बट इंटरनल फोर्सेस कैसे रहेंगे? इंटरनल फोर्सेस रहेंगे एज एक्शन रिएक्शन पेयर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इसलिए इंटरनल फोर्सेस तकलीफ नहीं देते इनको, इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस पर ही ये डिपेंडेंट रहता है। जैसे पॉइंट मास के लिए करते थे वैसे यहाँ पर होगा, फ़र्क नहीं है। बस जब यहाँ पर होगा रिजिड बॉडी के लिए तो हर एक पार्टिकल को छोड़ करके हमने कहा है कि पूरा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, उसकी कहानी हम कहेंगे। उसके पास एक पोजीशन वेक्टर RCM, उसके पास एक वेलोसिटी VCM, उसके पास एक एक्सेलरेशन ACM। बस अगर आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स कहना है इस रिजिड बॉडी का, कह दो मास, जो कि होगा पूरा कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन, कहाँ पर? एट द सेंटर, एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास। दैट्स इट, ये आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स का कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, विच इज़ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। मोमेंटम सर जी याद आ रहा है? क्या था मोमेंटम? मास इनटू स्पीड, राइट? सो P इज इक्वल टू mv, आपने पॉइंट मास के लिए पढ़ा था। अब पॉइंट मास कहा, चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल हो चुकी है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए क्या होगा? n पार्टिकल्स रहेंगे। यस, अगर n पार्टिकल्स है तो फिर हर एक पार्टिकल का एक मोमेंटम होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn, यही आपका टोटल मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी होगा। हाँ सर जी, बट P1 क्या होता है? mv, सो ये m1v1 होगा, ये m2v2 डॉट डॉट mn। अच्छा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? समेशन mi/vi कह सकता हूँ इन जनरल। हाँ कह सकते हो, समेशन mi/vi। याद रखना
ये प्लेयर कहीं देखा देखा लग रहा है। समेशन MIVI, समेशन MIVI देखा देखा लग रहा है। रीअरेंज करके बताओ किसके बराबर है? VCM इंटू समेशन MI। सही बात, ये किसके बराबर है? VCM इंटू समेशन MI। समेशन MI आपका मास हो गया रिजिड बॉडी का, और ये VCM हो गया वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज जस्ट मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू वेलोसिटी वेयर बॉडी पे तो बहुत जगह है, बट नहीं, पूरा मास इसी में कॉन्सेंट्रेटेड है ना। सो वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास, एज सिंपल एज दैट। तो जो पड़ा है वही है, उसमें जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन था वो बस अब सेंटर ऑफ मास पर जितना है वो खोज करके बताना है। क्लियर है जी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अगर नहीं तो आगे बढ़ता है। न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एफ इज मा, नहीं वो डिराइव करके पढ़ा था। एक्चुअली जो आपने पढ़ा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पर dp/dt है विच इज़ इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। और फिर आप कह सकते हो कि p अभी हमने देखा m VCM है, तो m कांस्टेंट है तो बाहर d VCM/dt एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एफ इज एम है, जो कि रीवेरीफाई भी हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ से, जो हमने पहले भी देख रखा है। देखा है कि नहीं? कहना मत नहीं देखा है, ये देखो यहाँ पर देखा है, इस प्रकार से हमने देखा था, राइट। तो वेरीफाई भी हो गया। अब इसमें ना एक खतरनाक चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है? मान लो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गया, तो सर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गया तो ये dp/dt ज़ीरो हो गया। dp/dt ज़ीरो होने का अर्थ, ये p कैसा है? कांस्टेंट है। पढ़ रखा है आपने, p कांस्टेंट है तभी तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। अच्छा, p कांस्टेंट है का मतलब सर वो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब मास इंटू वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बट रिजिड बॉडी की बात करें सो मास इंटू वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अब क्योंकि मास कांस्टेंट होता ही है, एक फाइनाइट बॉडी है सर जी, इसलिए तो कांस्टेंट, तो यानी VCM भी कांस्टेंट हो गया। सो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो इस रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट ही रहती है। याद रखना, सिर्फ ये नेट एक्सटर्नल फोर्स के टाइम में एकदम यूनिफॉर्म मोशन, नो फ्रिक्शन। आपको याद होगा गैलीलियो ने ये बताया था एरिस्टोटल को गलत प्रूव करते हुए कि भाई फोर्स लगाने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को चलाने के लिए, कभी कभी बिना फोर्स भी बॉडी चलती रहती है। स्पेस में जा कर के देखो। बट वो इतना बदतमीज नहीं था ना, कौन? गैलीलियो। तो ऐसी बातें करता। चलो कोई बात नहीं, आपकी जनरेशन ऐसी भाषा समझती है, इसलिए आपको ऐसी भाषाओं में समझाना पड़ रहा है। नेवरदिलेस मेरी भावनाएं आप तक पहुंच चुकी है। चलिए, तो फिर एक सवाल हो जाए और इसी के साथ ये क्लास खत्म हो जाएगी। अ चाइल्ड सिट्स stationary at one end of a long trolley moving uniformly with a speed v on smooth horizontal floor. If child gets up and run about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the trolley plus child system? ट्रॉली है, बच्चा इधर बैठा है, बट ट्रॉली स्टेशनरी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि ट्रॉली जो है वो लॉन्ग है और चल रही है कैसी? मूविंग यूनिफॉर्मली विथ अ स्पीड भी, यूनिफॉर्मली चल रही है। यूनिफॉर्मली तो तभी चलती है ना सर जी जब फ्रिक्शनल लेस होता है, गैलीलियो साहब। हाँ। सो ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, वो कह भी रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तभी तो यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं तो कहाँ हमारे इस दुनिया में चीज़ें यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है? काश चल जाती, नहीं चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। बट एक हाइपोथेटिकल केस है, फ्रिक्शन है ही नहीं तो यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रही है। यानी ओके, यानी अगर मैं कुछ कह दूँ तो आंसर आ रहा था, मैं जुबान पे आंसर नहीं देना है, स्टोरी बता रहा हूँ फिलहाल। ट्रॉली है बड़ी सी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और बच्चा यहाँ पर स्टेशनरी शांति से बैठा है। फिर बच्चे को आ गई मस्ती, उठा और भागने लगा। ठीक है, जब भाग रहा है तो वो भाग रहा है, ट्रॉली भी है, दोनों मिला करके ये सिस्टम है। ये सिस्टम का अब ये स्पीड बताना है ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बताओ क्या होगा? आई होप मेरे भावनाओं को आप समझे जब मैं कह रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो dp/dt ज़ीरो होता है, तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो सर जी MVCM कांस्टेंट होता है, तो सर VCM कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट ही रहेगा। इट वोंट चेंज क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। तो आंसर वही था। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझाता हूँ कि फ्रिक्शनल सरफेस है, ट्रॉली चल रही थी, बच्चा यहाँ पर बैठा है, राइट, यानी कोई धक्का इसे नहीं दे रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। अब क्या हुआ? ये बच्चा उठ गया, अब बच्चे को आई मस्ती, भागने लगा। वो जब भागने लगा, आप सोच रहे हो जंप वम्प भी मारा वो,
भागेगा तो थोड़ा तो जंपिंग होगा, जंपिंग होगा तो एक वर्टिकल फोर्स आएगा, तो वर्टिकल फोर्स से हॉरिजॉन्टल का क्या लेना देना, हॉरिजॉन्टल का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो है। और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, अभी भी तो नेट एक्सटर्नल देख लो ना, हॉरिजॉन्टल में कोई पीछे से धक्का दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, कोई आगे से कुछ खींच रहा है क्या, नहीं खींच रहा है। जब हॉरिजॉन्टल में कुछ कहानी चेंज ही नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अभी भी तो वेलोसिटी v है, जितनी पहली थी v अभी भी v है, चेंज तो नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है। एज सिंपल एज दैट, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज स्टिल जीरो। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास चाइल्ड प्लस ट्रॉली इज स्टिल सेम विच इज़ v, इट इज़ नॉट चेंजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको एक फील आ गया कि सेंटर ऑफ मास की मदद से हम ये सवालों को सुलझा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कहोगे सर पॉइंट मास की ही तो बात हुई ना, घुमा फिरा करके सवालों को अगेन एक पॉइंट मास से ही तो सॉल्व कर रहे हैं, बस वो पॉइंट मास का नाम चेंज हो गया है एज सेंटर ऑफ मास। मान वो रखा है कि पूरे मास कॉन्सेंट्रेट हो रखे हैं उस पॉइंट पर, और वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, और उस पर पूरा ऑब्जेक्ट है, ऐसा पॉइंट मास जैसा अज्यूम करके अब चीज़ों को सुलझा रहे हैं। हाँ, घुमा फिरा करके कॉम्पैक्ट भाषा में तो यही है, इतने क्लास में हमने वही किया है। और फिर जो कैलकुलेशन था उसमें वेटेड एवरेज से हमको वो मिल जाता है सेंटर ऑफ मास, बस फिर उसको घुमाते रहो। RCM कहो पहले, फिर बाद में डेरिवेट करने के बाद VCM कहो, फिर ACM कहो, बाकी कॉन्सेप्ट तो न्यूटन के वही है, कहाँ चेंज होने वाले हैं। करेक्ट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन समरी इस क्लास का यही था। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।